आज का जो हमारा क्लास है वो है केपलर्स लॉ को डेरिवेट करना। बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, बीएससी सेमेस्टर एग्ज़ाम में और फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में, और साथ के साथ 11th क्लास में भी ये पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है आप लोगों को। बट कुछ स्टूडेंट्स का इतना डाउट रहता है कि वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम केपलर्स के नियमों को समझेंगे और क्या ये कहता है, कैसे इसका डेरिवेशन करना है, सारी चीज़ों के बारे में इस सेक्शन में बात करेंगे। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करता हूँ केपलर्स का सेकंड लॉ। केपलर्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? केपलर्स का सेकंड लॉ को तो लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है। ये बोलता है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डायग्राम देखिए, कह रहा है कि जो रेडियस वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक, जो रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे दिखा रहा है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर प्लैनेट अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगा और यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगा, दोनों का टाइम जो होगा वो इक्वल होगा, और ये जो एरिया होगी वो भी इक्वल एरिया एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसी चीज को अगर बेसिकली अगर फिजिकल भाषा में देखा जाए तो उसको कहेंगे क्या? दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी होगी वो हमेशा रेडियस वेक्टर की कांस्टेंट होगी, ऐसा केपलर के दूसरे नियम में कहा जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द सन एट ओ up to the planet sweeps out equal area OAC and OBD in the same time delta t as shown in figure। जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है कि OAC और OBD जो हमारा एरिया यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है वो इक्वल एरिया बता रहा है, और जो ट्रैवल करेगा, अगर प्लैनेट इसको ट्रैवल भी करेगा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसको कंप्लीट करेगा। सो द एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, और इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है कि जो एरियल वेलोसिटी है रेडियस वेक्टर जिसको बता रहा है वो कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ। तो ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट कि केपलर का नियम क्या कहता है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ कैसे हमको करना है वो देखिए। अब प्रूफ तो हम कैसे करेंगे, केपलर लॉ को डिडक्शन कर रहे हैं, मींस केपलर लॉ को डेरिवेट कर रहे हैं किसके हेल्प से? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हेल्प से, न्यूटन के नियम से। तो वही हमारा हेडिंग है आज का, डिडक्शन ऑफ केपलर्स लॉ फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जब प्रूफ कर रहे हैं हम तो इसमें हम कंसीडर करेंगे कुछ कंसिडरेशंस कर करके, उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे कि एरिया वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होती है, यही चीज हमको प्रूफ करना है। तो लेट एस बी द सन ऑफ मास m कैपिटल M एंड द प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि हमारा सन है, वो सन है वो S, हम इसको कंसीडर कर लेंगे, सन हमारा S है, और जो मास है उसका सन का वो कैपिटल M है, और जो प्लैनेट का मास है, हम मान लेते हैं आपको प्लैनेट जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसका जो मास है वो स्मॉल m है जो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखा जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में टू बॉडी प्रॉब्लम पढ़ाया था कि रिड्यूस्ड मास कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद करिए कुछ याद होगा आपको। रिड्यूस्ड मास म्यू से दर्शाया जाता है, जो म्यू होता है कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m होता है अकॉर्डिंग टू टू पार्टिकल प्रॉब्लम या टू बॉडी प्रॉब्लम कहिए। वहां से रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट हम वहां पे पढ़े थे। तो यहाँ पे F बराबर ma होता है, जहां a को हम लिखते हैं d2r/dt का स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन है। तो F बराबर m को हम लिख रहे हैं म्यू। यहाँ पे रिड्यूस्ड मास की बात हो रही है क्योंकि टू मासेस के बारे में बात हो रही है, एक मास तो ये जो सन है और एक मास जो प्लैनेट का मास है। दो मास के बारे में जब बात होती है तो उसमें जो मास निकल करके आती है उसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। टू बॉडी प्रॉब्लम, रिड्यूस टू वन बॉडी प्रॉब्लम, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो F बराबर मास के रूप में हमने यहाँ पे म्यू लिखे हैं, और a हमारा d2r/dt का स्क्वायर हो जाएगा। तो और एक F किसके बराबर होता है? एक F तो इसके बराबर F बराबर ma के बराबर है, और दूसरा एक F होता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन माइनस g m में r स्क्वायर r कैप, जहां पे म्यू होगा हमारा m अपॉन में m प्लस m। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा
जहाँ पे हम न्यूटन के नियमों को लेकर के चलेंगे और केपलर लॉ को डेरिवेट करेंगे। तो न्यूटन्स का जो हमारा नियम है वो वहाँ पे लिख दिए हैं इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे कैसे प्रोसीड करना है वो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 पिछले सेक्शन में निकाल लिया था, जो एफ का मान दर्शाता है की वैल्यू। अब इस सेक्शन में हमें देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे करके आएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड सन विल बी। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात किया जाता है, पोलर मींस जब 3D की बात करते हैं तो पोलर 2 कोऑर्डिनेट में डिफाइन करता है, कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट हम डिफाइन करते हैं और उसको थीटास में हम स्प्लिट करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक कंपोनेंट हमारा cos थीटा में हो जाता है, दूसरा कंपोनेंट हमारा sin थीटा में हो जाता है। तो पोलरली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी हम लिखते हैं तो लिखते हैं रेडियल वेलोसिटी प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो जो उसकी पूरी होल वेलोसिटी है किसी प्लैनेट की, उसमें रेडियल वेलोसिटी और प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी दोनों आपका सम के बराबर होती है, इसकी टोटल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ स्टार ऑन अदर बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ साइट ऑफ एन ऑब्जर्वर। जैसे कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, यहाँ से मैं खड़े होकर के एक स्टार को देख रहा हूँ, स्टार या फिर किसी ऐसे बॉडी को देख रहा हूँ कि वो मूव कर रही है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर लाइन ऑफ साइट में यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो वेलोसिटी जिस वे से वो काम करती है, उसको रेडियल वेलोसिटी कहा जाता है। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या हो रही है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द रेडियस वेक्टर। अब कह रहा है कि ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर कार्य करती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम रेडियस वेक्टर बनाए थे, यहाँ से यहाँ तक, और ये हमने ये रेडियस वेक्टर और ये रेडियस वेक्टर हमने ड्रॉ किया था, ये और ये। तो इसके परपेंडिकुलरली जो हमारा डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलरली, उस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलरली जो वेलोसिटी हमारी काम कर रही है, हमारा रेडियस वेक्टर है, और ये इसके परपेंडिकुलरली जो वेलोसिटी, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन काम कर रहा है, उसी को ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहा जा रहा है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब कि जो हमारा प्लैनेट होगा वो किसी टुवर्ड्स उसके रिवॉल्व करेगा, इट मींस ट्रांसवर्स वेलोसिटी को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारा रेडियल वेलोसिटी प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पे हम लिख कैसे रहे हैं, डायरेक्शन को हम कैप से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम आर डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डॉट ट्रेस, डॉट हम प्रोसेस आर डॉट है हमारी है, तो ये डी आर बाई डी थीटा होगा, सॉरी टाइप डी के सापेक्ष कर रहे हैं, सॉरी डी आर बाई डी टी होगा। और अगर थीटा डॉट हमारे पास है तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। तो डॉट का मीन्स मतलब क्या है कि डॉट का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन है, एक डॉट का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डॉट का मतलब डबल डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा आर डॉट है और ये हमारा थीटा डॉट है, इससे हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रेडियल वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, आर डॉट आर कैप प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, आर थीटा डॉट थीटा कैप लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा डॉट थीटा कैप को, थीटा डॉट को हम इसको ओमेगा लिख सकते हैं, इसको ओमेगा भी बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा आर डॉट आर कैप, आर थीटा डॉट की जगह पे हम ओमेगा कर दिए, थीटा कैप हो गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आर कैप और थीटा कैप क्या है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर है। रेडियल और ट्रांसवर्स का यूनिट वेक्टर कहने का मतलब उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो कर रहा है। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट एक्सेलरेशन में भी यहाँ से हम एक्सेलरेशन याद करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के बाद ही हमारा जो है प्रूफ होगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर आर इक्वल टू आर आर कैप, जहाँ पे ये सभी बच्चे जानते होंगे, पढ़े होंगे सभी बच्चे, आर कैप बराबर वेक्टर आर अपॉन में आर यूनिट वेक्टर, सभी लोग पढ़े होंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर आर आर कैप। यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम टी के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यू इंटू यू लग जाएगा आर डी बाई डी टी आर कैप। अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट करके सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट करके फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आर डी बाई डी टी आर कैप प्लस आर कैप डी बाई डी टी आर हो जाएगा। अब आर कैप क्या दर्शा रहा है, वेयर आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग फ्रॉम स्टार टू द प्लैनेट। आर कैप उस दिशा को बता रहा है
जो कि स्टार से प्लैनेट की हो गए, ठीक है, किसी बॉडी से उस प्लैनेट की हो गए। स्टार को क्या सन कौन स्टार का है, स्टार सन होता है, तो उस सन से डायरेक्शन को बता रहा है, जिसको उस प्लैनेट के डायरेक्शन को बता रहा है। तो वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट होता है। आर कैप जो जब स्प्लिशन होगा, डायरेक्शन होगा, तो दो कंपोनेंट में कॉस थीटा और एक साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप हम लिखते हैं इसको। तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन करते हैं अगर, तो डी आर कैप बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी दिस। अब ये जो है हमारा, इसमें डिफरेंशिएशन होगा, इसमें यू बाई वी रूल लगेगा और इसमें यू बाई सॉरी यू इनटू वी रूल, इसमें यू इनटू वी रूल लगेगा। तो डी आर कैप बाई डी टी बराबर हो जाएगा, इसको हम कांस्टेंट करेंगे तो cos थीटा डी बाई डी टी एक्स कैप प्लस एक्स कैप डी बाई डी टी cos थीटा प्लस, अब ये भी दो फंक्शन, तो y कैप को कांस्टेंट कर लिए और sin थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस sin थीटा को कांस्टेंट कर लिए y कैप का डिफरेंशिएशन। फर्दर इसको कैसे सॉल्व करना है हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। ऑलराइट, तो लास्ट सेक्शन में स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी, जहाँ पर हम प्राप्त किया था डी आर कैप बाई डी टी cos थीटा डी बाई डी टी एक्स कैप प्लस एक्स कैप डी बाई डी टी कॉस थीटा प्लस वाई कैप डी बाई डी टी साइन थीटा प्लस साइन थीटा डी बाई डी टी वाई कैप, यहाँ तक हम प्राप्त कर चुके थे। अब हम एक्स कैप का डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो होगा, और वाई कैप का डिफरेंशिएशन वो भी जीरो होगा। बचेगा क्या हमारा, एक्स कैप डी बाई डी टी कॉस थीटा वाई कैप डी बाई डी टी साइन थीटा, ये बात हमारी बचेगी। उसको जो जीरो है उसको हम रिमूव कर देंगे। अब करेंगे कि एक्स कैप है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी प्लस वाई का उसी तरीके से साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा सॉरी साइन थीटा करेंगे तो cos थीटा और फिर थीटा का होगा तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। जब हम एक्स कैप और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट लिख सकते हैं और डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट लिख सकते हैं बाकी उसी तरीके से। और यहाँ से थीटा डॉट कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन थीटा एक्स कैप प्लस cos थीटा y कैप हो जाएगा। इस पूरे पार्ट को हम कुछ कह देते हैं, हम कहते हैं ये कि थीटा कैप है, क्योंकि sin थीटा x कैप और cos थीटा y के दो कंपोनेंट बता रहा है किसका, दो स्पेशल कंपोनेंट बता रहा है sin थीटा और cos थीटा, इसलिए उसको हम थीटा कैप कह सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये पूरा पार्ट हमारा थीटा कैप के बराबर है, तो डी आर कैप बाई डी टी थीटा डॉट और थीटा कैप के बराबर हो जाएगा, ये थीटा कैप आ जाएगा। तो डी आर कैप बाई डी टी का मान थीटा डॉट थीटा कैप होगा। अब इक्वेशन नंबर 3 जो हमारा था वो वेक्टर आर को दर्शा रहा था, लास्ट सेक्शन में इक्वेशन नंबर 3 था जो वेक्टर आर को प्रदर्शित कर रहा था। इक्वेशन नंबर 3 को अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वो वेलोसिटी हमको देगा निकाल करके, मतलब डी आर बाई डी टी अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो वो वेलोसिटी निकाल करके देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। और फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दे एक बार और तो वो एक्सेलरेशन निकल जाएगा जो कि हमको प्राप्त करना था एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो डी बाई डी टी आर वेक्टर आर बराबर आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर कैप थीटा डॉट, तो ये वैल्यू हमारे पास थी, इसको एक और डिफरेंशिएट हम कर देंगे तो डी टू आर कैप बाई डी टी का इसका बराबर डी बाई डी टी और ये पूरी बात आ जाएगी डी बाई डी टी दिस। तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया गया, डी बाई डी टी यहाँ पे भी डी बाई डी टी यहाँ पे भी। जब इसको करें तो यू इंटू वी लग जाएगा, आर कैप को कांस्टेंट करके आर डॉट का डिफरेंशिएशन, आर डॉट को कांस्टेंट करके आर कैप का डिफरेंशिएशन प्लस यहाँ पे भी डबल फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट करके सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट करके फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्दर हम इस पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका आर कैप उसी तरीके से और आर डॉट का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आर डबल डॉट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस अभी आर डॉट उसी तरीके से और डी आर कैप बाई डी टी का मान हमको यहाँ से प्राप्त हो बेटा, देखिए डी आर कैप बाई डी टी का मान यहाँ से हमको प्राप्त है, डी आर कैप बाई डी टी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, आर कैप ये आपका थीटा डॉट थीटा कैप प्लस प्लस, अब आपका ये बात आर हो जाएगा और थीटा और थीटा कैप के बीच में डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे तो थीटा डॉट कांस्टेंट करके थीटा कैप का डिफरेंशिएशन, थीटा कैप को कांस्टेंट करके थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस और थीटा डॉट थीटा कैप आपका उसी तरीके से जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी है और ये आर का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आर डॉट हम लिख सकते हैं इसको। तो ये स्टेप हमारा यहाँ पे आएगा। अब इस पूरे स्टेप में हमको डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू नहीं पता है, इसको ज्ञात करके इसको ऑब्टेन करके डी थीटा बाई
डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू इसी में पुट करेंगे और फिर एक्सेलरेशन हमको मिलेगा, क्योंकि ये क्या मिल रहा है हमको, एक्सेलरेशन ही मिल रहा है। तो यहाँ पे डी थीटा कैप बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी, और थीटा कैप की वैल्यू हमको यहाँ पता है, तो ये थीटा कैप की वैल्यू थी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस साइन थीटा को जगह कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है माइनस दूसरी तरीके से, और एक्स कैप और फिर थीटा का डी थीटा बाई टी प्लस कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, और वाई कैप एक बार जीरो हो जाएगा, एक बार यहाँ वाई कैप आएगा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करके अब यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस डी थीटा बाई डी टी, तो कॉस थीटा एक्स कैप प्लस साइन थीटा वाई कैप। ये जो हमारा पार्ट है ये आर कैप के बराबर था, पिछले सेक्शन में हम देखे होंगे, आप लोग देखेंगे आर कैप के बराबर ये मान था, इसको हम लिखे थे आर कैप बराबर cos थीटा x कैप प्लस sin थीटा y कैप। पीछे सेक्शन से हम जान रहे हैं, तो थीटा डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट कर रहे हैं, और इस पार्ट को आर कैप पहले से ही कर रहे हैं, तो ये आर कैप के बराबर हो जाएगा। अब हमको डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू पता चल गई, इसको उठा करके इन दोनों जगह पर रख देंगे, ये दोनों जगह को चाहिए था, सॉरी इस जगह पे चाहिए था, डी थीटा कैप बाई डी टी की जगह पे। तो जब वैल्यूज हम लिखेंगे तो आर कैप आर डॉट प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस इस आर का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आर थीटा डॉट हो जाएगा, फिर आर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे, तो जब आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा आर थीटा डॉट माइनस थीटा, ये वैल्यू माइनस थीटा डॉट आर कैप, फिर प्लस फिर इसका इससे आर का इससे मल्टीप्लाई होगा तो थीटा कैप, और ये थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन है तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा, और आर जब इसमें मल्टीप्लाई हो तो आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा कैप थीटा डबल डॉट आर प्लस, और ये वैल्यू आपकी उसी तरीके से सेम टू सेम आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो ये आर डॉट थीटा कैप, और ये भी आर डॉट थीटा कैप, ये 2 आर डॉट थीटा कैप हो जाएगा, और ये आर कैप आर डॉट इस तरीके से प्लस ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और इस वैल्यू को माइनस, तो आर थीटा डबल डॉट आर कैप आर, ये यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, और इस वैल्यू को माइनस के इधर लिख दिया गया है, माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा डॉट और थीटा डॉट जो मल्टीप्लाई होगा तो थीटा डॉट का स्क्वायर और आर कैप हो जाएगा। देख रहे हैं कि इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से आर कैप कॉमन आ जाएगा, और इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से थीटा कैप कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे d2 r अपॉन dt का स्क्वायर बराबर, जब इसको एक्सपेंड करके मींस ब्रैकेट को हटा करके और कॉमन लेकर लिखेंगे तो r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, r कैप बाहर आ जाएगा कॉमन लेगा, और यहाँ पे थीटा कैप कॉमन लेंगे तो 2 r डॉट थीटा डॉट प्लस थीटा डबल डॉट r, और थीटा कैप बाहर आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया d2 r अपॉन dt का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन प्राप्त हो गया। इसी एक्सेलरेशन को लेकर के हम प्रूफ करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हमें क्या करना है, मैं नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करता हूँ। तो ये तो पार्ट हो गया एक्सेलरेशन, हमें निकाला था वो हमें मिल गया। अब इस एक्सेलरेशन से कैसे फर्दर प्रोसीडिंग्स करेंगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। लास्ट सेक्शन में d2 r अपॉन dt का स्क्वायर वैल्यू आ गई थी हमारी, एक्सेलरेशन हमारा निकल गया आ गया था लास्ट सेक्शन में। तो इस पार्ट को हम कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर इज अ रेडियल एक्सेलरेशन, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन अलोंग थीटा कैप, और ये हो जाएगा अलोंग r कैप। तो अब हम क्या करेंगे कि जो न्यूटन के नियमों के अनुसार करते हैं डिडक्शन ऑफ केपलर्स लॉ विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो न्यूटन के नियम को हम लिखेंगे F बराबर म्यू ए, म्यू वेक्टर ए। तो ये वैल्यू हम ए की वैल्यू जानते हैं, ये वैल्यू कहाँ से लिखें, इक्वेशन नंबर 1 से लिखें। इक्वेशन नंबर 1 में ये हम लिख चुके हैं, ए की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, और इसीलिए हमको ए की वैल्यू फाइंड भी करनी थी ताकि हम यहाँ पर रख करके और फिर न्यूटन के हेल्प से हम केपलर को डिड्यूस करें। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पे जैसे ही प्लेस करेंगे फिर दोनों को हम कंपेरिजन कर सकते हैं दोनों कैसे। अब ये वैल्यू हम जैसे ही यहाँ पे रखेंगे, हम f के बराबर एक और वैल्यू रखे थे, और f के बराबर क्या रखे थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन माइनस जी एम एम आर के अपॉन में आर स्क्वायर। ये न्यूटन के नियमों के अनुसार है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम इसके इक्वलाइज कर देंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों को, और यहाँ के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, आर कैप को कंपेयर कर देंगे और थीटा कैप को कंपेयर करेंगे। तो जब आर कैप को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा म्यू आर डबल डॉट
माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये भी आर कैप है यहाँ पे भी और यहाँ पे आर कैप है, दोनों कंपेयर हो जाएगा। यहाँ पे तो थीटा कैप है बट यहाँ थीटा कैप नहीं है, तो इसकी वैल्यू के बराबर ये हो जाएगा आपका 0। और ये पार्ट क्या बता रहा है हमारा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बता रहा है, ध्यान रहे वो चीज। ये पार्ट हमारा क्या बता रहा है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और यही पार्ट अगर 0 हो जाती है तो हमारा एरियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसी डेल्टा के अगर इक्वेशन से देखा जाए, इसमें बीटा, इस इक्वेशन को बीटा मान लिया है, इस इक्वेशन को गामा मान लिया और इस इक्वेशन को डेल्टा मान लिया। तो डेल्टा इक्वेशन से अगर देखा जाए तो जो हमारी वैल्यू है इसको हम इतना भाग लिख सकते हैं आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, सॉरी, तो इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो यही हमको प्राप्त होगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके बराबर इसको लिखा जा सकता है। तो आर स्क्वायर थीटा डॉट हमारा कांस्टेंट है 0 के बराबर है, क्योंकि ये क्या है 0 के बराबर, तो ये कांस्टेंट 0 के बराबर है। तो थीटा डॉट को ही हम ओमेगा लिखते हैं, ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो अगर दोनों तरफ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो कि काइनेटिक ऊर्जा को बताता है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर भी हाफ एम इंटू, दोनों तरफ हमने क्या किया, हाफ मतलब एम से मल्टीप्लाई, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया बाई 2 से, तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो तो ये कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस ये क्या दर्शा रहा है, ये वेलोसिटी को, काइनेटिक इक्वेशन को दर्शा रहा है, एक गति को दर्शा रहा है, ये हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, जो कि कांस्टेंट के बराबर, मतलब एरियल वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, thus the rate of caused area by line drawn from the sun up to the radius vector remains constant। तो इतनी बात यहाँ तक आपको एग्जाम में लेकर के आना है, और फिर तभी आपको पूरे मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा।